तो हाय गाइस, वेलकम इन आवर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं क्लिनिक जेन नेक्स्ट। और वो क्यों जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए हम जा रहे हैं कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के कम से कम आई थिंक 8 महीने गुजर चुके हैं। मतलब 1 साल से ऊपर गुजर चुका है और 8 महीने से मैंने कोई PRP या कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। ठीक है, तो ये कोई फ़िक्र करने की बात तो है नहीं खैर। ठीक है, बट अब मैं ये जानना चाहूँगा, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या गलत किया क्या सही किया, और एक PRP लेंगे हम। ठीक है, और रिसेंटली मुझे पता चला है कि उन लोगों ने शिफ्ट किया है कहीं और, क्लिनिक जेन नेक्स्ट कहीं और शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी डॉक्टर से कंसल्ट किया था मैसेज पे, तो उन्होंने मुझे न्यू लोकेशन भेजी है। ठीक है, और हम जा रहे हैं हमेशा की तरह ड्राइवर। ठीक है, और पीछे हमारा सबका साथी अनिकेत। ठीक है, तो अब बने रहो ब्लॉग में, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं हम लोग। ओके, तो रास्ता थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो मैंने चश्मा उतार लिया। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग आज जो जा रहे हैं हम बात करेंगे कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं ना, मतलब ट्रांसप्लांट कराने से पहले की गलतियों की तो छोड़ दो, उसके बाद क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे आज सर से कि अब जैसे मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मैंने मेडिसिन कोई नहीं खाई है, मैं फक्र से कह सकता हूँ मैंने मेडिसिन नहीं खाई है। ठीक है, हालांकि उनको नहीं बोलना है, ठीक है, मैंने मेडिसिन नहीं खाई है। उन्होंने मुझे कुछ शैम्पू जैसे सजेस्ट किए थे, उस समय मैंने वो शैम्पू यूज़ किया है। ठीक है, और मैं खाना नॉर्मली जो मैं खाना खाता हूँ वही सब करा है, रूटीन में कुछ खासा चेंज है नहीं। सो स्टिल मेरा रिज़ल्ट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और अगर मतलब आगे भी ऐसा बना रहे तो मैं थोड़ा बस इसी चीज़ को लेके एक बार सोच रहा हूँ PRP ले लेता हूँ, और बाकी मैं बात करता हूँ सर से कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बस यही, और एक चीज़ और मेरे दिमाग में लग रही थी कि जैसे मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो थोड़ा सर्दियों के समय पे हुआ था, पर क्या जो अभी जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो क्या गर्मियों में जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वो सही होता है, और कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कुछ लोगों के साथ या किसी के साथ, या बस ये एक वहम वाली बात होती है। काफ़ी लोगों के मन में उठती है ये बात ना कि गर्मियों में ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन भी आज सर से पूछेंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक जेन नेक्स्ट। ठीक है, और ये सरस्वती विहार आई थिंक, तो पीतमपुरा सरस्वती विहार। तो थोड़ा पार्किंग का है कि पार्किंग बहुत लगी हुई है, स्पेस तो बहुत है, पार्किंग लगी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जब आएँ तो अपने हिसाब से मैं पार्किंग का देख कर तब आएँ, तो स्पेस है बट उस हिसाब से गाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं। फाइनली हम लोग क्लिनिक जेन नेक्स्ट आ गए हैं और हमें सर का अपॉइंटमेंट मिल गया है, और सर हमारे सामने है। ठीक, डॉक्टर कुणाल आपके सामने है। ठीक है, डॉक्टर कुणाल ने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है, तो अगर आप देखें चाहेंगे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे बाल पहले कैसे लगते थे, आप देख सकते हैं करीब से। तो मेरे हेयर बाल इतने जा चुके थे, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बेटर है, अच्छा है। ठीक है, और क्योंकि मैंने पिछले 8 महीने से सामने है, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने 8 महीने से कोई PRP नहीं ली, लास्ट PRP 8 महीने पहले हुई थी, कोई मेडिकेशन नहीं लिया है, सिर्फ एक माइल्ड शैम्पू जो सर ने सजेस्ट कर रखा है मैं वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो अब सर का क्या कहना है मेरे बारे में, और सर देख के क्या कहते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है मिस्टर रोहित, तो जैसे कि आपने 1 साल पहले हमसे ट्रीटमेंट लिया था, तो आपको भी कैसा लग रहा है? हाँ सर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बाहर ट्रैवल करता ही रहता हूँ, तो अब मैं जहाँ भी जिस भी कंट्री गया, अब पहली बात तो कोई समझ नहीं पाया इस चीज़ को कि भाई ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है।
मैंने किसी को सबको बताया कि हाँ मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं भाई कहाँ से करवाया, कि तुम न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड से करवाया है, या ये सबके दिमाग में पहला आता है कि शायद तुर्की से करवाया होगा। तो मैं बताता नहीं नहीं मैंने इंडिया से कराया। तो लोग शॉक होते कि इंडिया में भी मतलब इतने बढ़िया सर्जन है इस चीज़ के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट की, और इतने बढ़िया क्लिनिक है। तो मैं उनको हमेशा बिल्कुल क्लियरली मतलब सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि भाई मैंने डॉक्टर कुणाल से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और मुझे किसी तरह की कोई इन्फेक्शन, कोई परेशानी नहीं हुई है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत केस है सर ने मतलब करा है, मेरा मतलब सर्जरी जो करी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जिसे बोलते हैं बिल्कुल जेन्युइन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए आपको कह सकते हैं कि वीडियोस जो है थोड़ी आगे पीछे आती हैं, ठीक है। बस ये बिल्कुल जेन्युइन केस है। और बाकी आप देखते हैं कि सर क्या कहते हैं। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है फ्रंट में और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है। मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। जी जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट की एक जो खासियत होती है कि बाल आपके सर पे लाना ही नहीं, एक नेचुरल लुक देना, सो दैट योर ट्रांसप्लांटेड हेयर लुक्स गिव्स यू नेचुरल लुक, एक आर्टिफिशियल लुक ना लगे जो कि आपके चेहरे पे सूट करें। तो इसके लिए हमें एक हेयर लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो हमें हेयर लाइन डिज़ाइन करनी होती है आपके फेस कट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग हमें उस हिसाब से आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन करनी होती है। काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे नीचे से चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। तो बाद में फिर वो लोग हमारी सुनते हैं, फिर वो पछताते हैं कि फिर वो अननेचुरल लुक देता है। यू बीइंग अ वेरी कोऑपरेटिव पेशेंट एंड you followed whatever instructions we have given you and result is in front of you. सर बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सर, एक्चुअली कि मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह कुछ ली नहीं, जो इनिशियली आपने मुझे दी थी मल्टीविटामिन या जो सर्जरी के समय जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दी थी, मैंने वही लिए हैं। मैंने और ज़्यादा मल्टीविटामिन और डाइट वगैरह फॉलो उतना किया नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मली अपनी लाइफ जीता रहा, मतलब ऐसा तो वो सही है सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेडिसिन लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपके बालों को नरिश करती हैं उस दौरान जहाँ ग्रोथ फेज होता है बालों का। बट एनी हाउ आपने नहीं लिया, बट स्टिल यू गॉट अ गुड रिजल्ट, तो एक अच्छी चीज़ है। बट मैं आगे के लिए आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमने आपका फ्रंट और हाफ हेड किया है, जो आपके अपने हेयर हैं जो पीछे की बैक साइड में है, तो आप उनका ध्यान रखिए सो दैट वो जल्दी से ना जाए और ये जो रिजल्ट आपके साथ है लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चले। तो सर जैसे कि मतलब मैं ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल, जैसे करते हैं, तो जो मतलब डिफरेंट प्लेसेस का जो पानी होता है, वो वेदर, तो ये भी इम्पैक्ट करता है क्या? मतलब अगर आपकी हैबिट ठीक है, जैसे आप स्मोक वगैरह नहीं करते हैं, तो ये एडवांटेज होता है। और जैसा कि आप ट्रैवलिंग में हैं काफ़ी, तो आप अपना डाइट का एक ध्यान रखिए, और जो केमिकल आप अपने हेड पे यूज़ करना चाहते हैं वो बिल्कुल माइल्ड होने चाहिए, जैसे शैम्पू वगैरह काफ़ी माइल्ड होने चाहिए। और पानी अगर हो सके तो अगर आप फिल्टर वाटर यूज़ करेंगे अपने हेड पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर जैसे मैंने मिनोक्सिडिल वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो अभी तक तो मैं कभी कभार ही यूज़ कर रहा था जैसे कि, तो अब मुझे मतलब क्या मुझे रेगुलर लगाना चाहिए या मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ? वंस इन अ व्हाइल यू कैन यूज इट, क्योंकि आपके अपने हेयर भी हमें बचाने हैं जहाँ हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, हालांकि उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बट अब उनको अगर हमने लॉन्ग टर्म बचाना है तो हमें ऑन एंड ऑफ अगर वो कर लेंगे तो नुकसान नहीं है। तो मैं वीकली मतलब 1-2 बार, हाँ, वीक में 1 या ट्वाइस, वंस और ट्वाइस अ वीक अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। अब देखते हैं कोई मतलब रेगुलर की भी इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है, कोर्स नहीं है मेरा ऐसा कुछ। तो सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे कि अब जब 9 मंथ हो चुके हैं, तो इसके बाद भी कोई मेडिकेशन ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? इसके बाद जनरली कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखिए, और जैसे कि मैंने बताया कि मिनोक्सिडिल वंस इन अ व्हाइल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है मेंटेन रहेगा काफ़ी अच्छे टाइम के लिए। तो और सर एक चीज़ जो पूछना था, जैसे कुछ लोग जैसे लोग नए जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चन रहते हैं कुछ कि जैसे कि मेरा ट्रांसप्लांट जो है कुछ थोड़ा सर्दी के समय पे हुआ था, तो क्या गर्मी के समय पे भी वो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या इसका कुछ फ़र्क पड़ता है?
देखिए मौसम का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सर्जरी आपके प्रॉपर इन्वायरमेंट में हो रही है, स्टरलाइज इन्वायरमेंट में हो रही है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद आप अपना खुद का कितना अच्छा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर जो एंटीबायोटिक होती है टाइम से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर वॉश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मौसम का इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, उसके बाद वो मतलब मेंटेन नहीं रख पाते अपने विजिट्स वगैरह, तो इसमें फॉलोअप में हमारा कुछ ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ज़्यादा खर्चा आता है या वो करना मुश्किल होता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए फॉलोअप करना ज़रूरी है इनिशियल फेज में। जब आपको एक बार रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपना खुद मेंटेन थेरेपी आप ले सकते हैं, जैसे कि साल में 1-2 बार की आपकी थेरेपी ले ली, और या फिर बायोटिन टैबलेट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए खा ली, और अगर आपकी हैबिट्स ठीक हैं, डाइटरी हैबिट्स ठीक हैं, तो ये इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। जी ठीक, थैंक यू सर। अब कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं क्लिनिक एंड इसके? तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा बायोटिन शैम्पू है। ये स्पेशली हमने जो है जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनके लिए फॉर्मुलेट करवाया है। इसमें एडेड बायोटिन है, और इसमें सल्फेट जो होते हैं, जो कि हार्श केमिकल होते हैं, बालों को रफ बनाते हैं और ड्राई करते हैं, जिससे बाल टूटने की संभावना रहती है। तो इनमें वो सब हार्श केमिकल नहीं है, तो बहुत माइल्ड और ये बहुत अच्छा है शैम्पू है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ये यूज़ करें अपने फ्यूचर के लिए। इसके अलावा सीरम और हेयर ऑयल भी अवेलेबल है? जी, सीरम भी है, जो जैसे कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नहाने के बाद हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा रफ लगते हैं, तो उसके लिए भी है स्पेशल सीरम फॉर ट्रांसप्लांटेड हेयर। तो वो लगा के उसमें शाइन और फ्रिजनेस कम हो जाती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि अब न्यू प्रोसीजर किसी को करवाना है और अप्रॉक्स मान के चलते हैं किसी को 3000 ग्राफ्ट लग रहे हैं, तो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली उसको कितना खर्चा आ जाएगा इसमें, और वो क्या मतलब क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे इसके लिए? देखिए जनरली प्रोटोकॉल ये रहता है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट के लायक है भी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। अगर पेशेंट के बाल गिर रहे हैं और उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है और वो चाहता है कि ट्रांसप्लांट कर दें मेरा, तो वो उसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं होते हैं, तो वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। सेकेंडली जब पेशेंट को हमें लगता है कि हाँ भाई ये ट्रांसप्लांट इसमें हम कर सकते हैं, इसमें हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम उसका मेडिकल जांच कराएं, ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस कराएं। इफ एवरीथिंग इज ओके, पेशेंट इज फ्री फ्रॉम डायबिटीज और कुछ हार्ट एलिमेंट नहीं है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन उनके ठीक से आए हैं, तो हम उनकी सर्जरी प्लान कर लेते हैं। सर्जरी के बाद उसका फिर 5 से 6 दिन का जो है एंटीबायोटिक होता है, रेस्ट होता है, पेशेंट को अपने घर पे करता है। उसके बाद फॉलोअप्स होते हैं जिसमें हम आपको PRP थेरेपी देते हैं, कुछ मेडिकेशन होता है, एंड विद इन 6 to 8 मंथ्स रिजल्ट आ जाता है। बाकी कॉस्ट का जो मैं बोलूँ आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं और टेक्नीशियनों से करा लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं देगा। और अगर आप 3000 की बात करें, ग्राफ्स की बात करें, तो नॉर्मली इसका एक्सपेंस 50,000 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। इसमें आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और किस डॉक्टर से आप करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 3000 ग्राफ का 50,000 मिनिमम मान सकते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो उस समय मैंने वीडियोस वगैरह तो मैंने बना ली थी, पर मैंने अपलोड नहीं करा था कुछ, इसलिए कि मेरे को कहीं ना कहीं डर था कि यार मैं कहाँ से करवाऊँगा, कैसा प्रोसीजर हो रहा है क्या नहीं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था एक तरह से, ठीक है। तो सर ने जैसे करा प्रोसीजर करा मेरा, हालांकि मैं कोई कुछ और जैसे बोलते हैं कुछ ट्रेंड या इंस्टाग्राम रील्स में जो आ रहे होते हैं क्लिनिक्स, मैं वहाँ भी पता करने गया, ठीक है। बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन लेवल या जिसे कहते हैं ना वो हिंदी में बोले तो वो अपनेपन वाला नज़र नहीं आया वहाँ हिसाब किताब। वहाँ नज़र आया कि लाइक वो लोग बिज़नेस करने बैठे हैं, ठीक है, और कहीं से फील आया कि हाँ शायद ये लोग रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, बस वो सिर्फ एक बिज़नेस के लिए आ रहे हैं। सर के पास में आया, सर ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा सब कुछ, ठीक है, और जो टेस्ट वगैरह थे वो सब मेरे किए गए कि कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या उसके लेकर क्या कर सकते हैं। सब यही बात थी।
तो इस तरीके से सारे कुछ प्रोसीजर करा दिया। और फाइनली फिर जब मुझे पता चला कि हाँ ये प्रोसीजर अच्छा गया है, मतलब अच्छा लग रहा है क्या है, तो फिर मैंने उस हिसाब से वीडियोस अपलोड करनी शुरू करी। और मुझे कुछ समय बाद जाके पता चला कि मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सर से ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, तो वो मुझे थोड़ा बाद में पता चला। तो अब देखा जाए तो कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं। आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ मतलब अच्छे से। देखिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप इन पेशेंट में देख सकते हैं कि वी हैव फॉलो द नेचुरल कर्वेचर ऑफ हिज हेयर एंड जो हेयर लाइन है बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस दे रही है। इसके अंदर देखिए, कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर हमारा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ से नीचे से कर दो, बट दैट इज़ improper way of doing the hair transplant. So this is the right and correct method. You can see the hairline. Natural, it is giving natural appearance. And look at the donor area also. We have taken graft evenly from the back of the head. तो आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई ओवर हार्वेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल नेचुरल हेयरिंग है। कोई कहीं से नहीं लग रहा कि हमने कहीं ज़्यादा ले लिया, कहीं कम ले लिया। तो this is how we perform our surgeries and take care of our patients so that they get long-term very good results. तो सर अभी के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? अभी के लिए तो यही है कि आप जो अपने एग्जिस्टिंग हेयर है उनकी थोड़ी सी देखभाल रखें और वंस इन अ व्हाइल आप नॉक्सिडिल लगाएंगे। साल में 1-2 बार PRP ले लीजिए तो आपकी जो है मेंटेन रहेगी। तो आज हम एक PRP लेने वाले हैं सर? हाँ बिल्कुल, हम आपको एक PRP आज एक PRP होगी। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब सर ने मतलब सर्जरी की थी, तो सर ने ही की थी, मतलब जो डॉक्टर है इसकी में उन्होंने खुद में ही प्रोसीजर किया था। और जैसे और जगह बताते हैं कुछ है कि डॉक्टर करेंगे, पर डॉक्टर करते नहीं हैं, वो लोग अपने टेक्नीशियंस वगैरह से करा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यही एक बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं वजह है जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट इतने अच्छे रहे कि सर ने सर कितनी समय का सर्जरी होती है एक पर्सन जो मेरे पे होती है? डिपेंड करता है। अगर आपके 2 से 2,500 ग्राफ्ट हैं तो मिनिमम आप मान के चलिए 6 से 8 घंटे लगते हैं। और अगर ज़्यादा ग्राफ्ट हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा समय लगता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 6 to 8 आवर्स लगते ही हैं इसमें। 6 to 8 आवर्स। तो देखिए अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि सर ने 6 to 8 आवर्स, क्योंकि मेरा काफ़ी समय तक चला था, सर ने ही मतलब पूरी सर्जरी परफॉर्म करी थी मेरे लिए, ठीक है। और मतलब मेरे पर मैं पूरी मेहनत करी थी, ठीक है। तो सर थैंक यू फॉर ये रिजल्ट देने के लिए और आज का समय देने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मैं आप समय दिया। तो भाई लोग मैं लेट गया हूँ, ठीक है। सो अभी ये मेरी PRP हो रही है, ये पायोटीन PRP है, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया था कि मुझे कभी कभी PRP और कभी कभी ना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बस वही है, बाकी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं जैसे सर ने बताया। फाइनली हमने PRP करा ली है, सर से कंसल्टेशन भी हो गया है, ठीक है। और मैंने अपने लिए, हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने अच्छा बच्चा बनते हुए एक मल्टीविटामिन लिया है, ठीक है, सर से मतलब क्लिनिक से, और एक सीरम लिया है। तो सीरम का क्या फ़ायदा रहता है कि आप जैसे ड्राई वेदर में जा रहे हो, कहीं जैसे हम यही ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगाना कि ड्राई हो रहे हैं बाल, तो नहाने के बाद में हल्का सा अपना सीरम लगा लिया, भाई ऐसे करते हैं हम तो, ठीक है। तो एक मल्टीविटामिन लिया मैंने और एक सीरम लिया है, ठीक है। और सर ने कहा था ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, आप करना चाहते हो बेहतर अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अब, और अब हम यहाँ से घर की तरफ चलेंगे वापस।
तो बस यही था मेरे ख्याल आज का ब्लॉग, बाकी बने रहिए।